नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे पर्यावरण के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये पर्यावरण की 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3 है, याद रखिएगा तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां से जाके पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें। और दोस्तों सीटेट का एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो जितना भी हो सके उतना पढ़ाई करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करिए। और एक बात आपके लिए मैं एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 का पूरा निचोड़ एक पीडीएफ में लेकर आ रहा हूं, वहां से आपको 15 क्वेश्चन सीटेट में मिलेंगे, तो 2-3 दिन में आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आइए दोस्तों अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? दोस्तों ध्यान से देखिए, यह प्रश्न आ भी चुका है आपके सीटेट में। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। बी, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। सी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। डी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों ये अवसर उपलब्ध कराना जहां पे शब्द मिल जाए, यानी अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, ये वर्ड जहां पे मिल जाए तो ये पॉजिटिव होता है, यानी अधिकतर सही होता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? दोस्तों ध्यान में रखिएगा, रचनात्मक आकलन, ये पॉइंट है, रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है? ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। बी, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। सी, शिक्षण में कमियों की पहचान। डी, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ये जो रचनात्मक आकलन होता है, इसमें शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान की जा सकती है, कमियों की पहचान भी की जा सकती है, सीखने को बढ़ावा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया ही जा सकता है ये, लेकिन शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग ए पार्ट, ये आपका रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आता है, यानी शामिल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? इसका हिंदी मतलब होता है मध्य रात्रि का सूर्य। किस देश को कहा जाता है? ए, स्वीडन। बी, फ्रांस। सी, डेनमार्क। डी, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी, नॉर्वे, मध्य रात्रि का सूर्य, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पूर्णतया जैविक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? यानी जैविक, पूर्णतया कृषि में जैविक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ए, मेघालय। बी, सिक्किम। सी, मणिपुर। डी, असम। तो दोस्तों पहला भारतीय राज्य जो कृषि में पूर्ण जैविक, सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम, बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण यानी बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ए, समुदाय केंद्रित। बी, शिक्षार्थी केंद्रित। सी, अध्येता केंद्रित। डी, छात्र केंद्रित। यहां याद रखिएगा केंद्रित है, छात्र केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता, अध्येता भी यानी जो अध्ययन करता है उसको अध्येता कहते हैं, तो ये भी छात्र हुआ, और छात्र केंद्रित ये तो है ही, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, समुदाय केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है क्या? समुदाय केंद्रित, ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। दोस्तों ध्यान से देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अब ऑप्शन देखते हैं। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बी पार्ट, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। डी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है।
दोस्तों इसमें चारों आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन सीटेट की यही एक खासियत होती है कि इसमें चारों में से जो सबसे सही आंसर हो वही चुनना होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास यानी रुचि का विकास करती है। आगे बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आने की संभावना है, तो इसको ध्यान से देखिए। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? ए तुलसी के पत्ते, बी करी के पत्ते, सी गुलाब के पत्ते, डी मलबरी के पत्ते। दोस्तों ये मलबरी आपका सहतूत, मलबरी का दूसरा नाम क्या है? सहतूत, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? रेशम के जो कीड़े होते हैं किन पर पलते हैं? डी मलबरी के पत्ते। जो सहतूत के पत्ते होते हैं उन पत्तों को ये खाते हैं रेशम के कीड़े, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आलू क्या है? ध्यान से देखिए, आलू क्या है? ए जड़, बी डंठल, सी कली, डी फल। तो दोस्तों आलू क्या है? बी डंठल यानी तना। आलू क्या है? तना। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिए, रट लीजिए। क्लोरोफिल में क्या होता है? ए सोडियम, बी मैग्नीज, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। आगे बढ़ते हैं। यह भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण भी है, तो इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाशित यानी कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? ए नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी लाल प्रकाश, डी सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बी हरा प्रकाश। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये दोस्तों याद रखिएगा नीले और लाल रंग में अधिक प्रभावी होती है, यानी नीले और लाल रंग में ज़्यादा प्रभावी होती है, और ये जो हरा प्रकाश है इसमें बहुत कम प्रभावी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वायरस के कारण चेचक होती है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वायरस के कारण चेचक होती है? ए रूबेला वायरस, बी हर्पिस जोस्टर वायरस, सी रेबीज, डी वेरियोला वायरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी वेरियोला वायरस। चेचक जो है वह वेरियोला वायरस के कारण होती है। रेबीज ये आपका कुत्ते के काटने के कारण फैलता है, कुत्ते के जो लार में एक लिस्सा वायरस पाया जाता है तो उसी के कारण रेबीज होता है। आगे बढ़ते हैं। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है? दोस्तों याद रखिए, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है। ए त्वचा, बी शरीर का सतह, सी गलफड़े, डी श्वास नली। श्वास नली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी श्वास नली। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ आपको वो जो एनसीईआरटी 3, 4, 5 क्लास 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है वो आपको जल्द ही 2-3 दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी।